मेरे सभी विद्यार्थी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल में सहर्ष स्वागत। मुझे आशा है कि आप निश्चित रूप से मेरे व्याख्यान से लाभान्वित होंगे। आपके भावी जीवन के लिए मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार, बहुत सारे आशीर्वादों के साथ। दोस्तों, यदि आपको मेरा चैनल, मेरा व्याख्यान पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। सब्सक्राइब करने के बाद आप यदि बेल आइकॉन दबाते हैं तो मेरे जो नए नए वीडियोस आते रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। आज हम भाषा का स्वरूप और परिभाषाएं इस विषय पर चर्चा करेंगे। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। इस विधान को सामने रखकर यदि हम भाषा का विचार करते हैं तो सबसे पहले सवाल उठता है, भाषा किसे कहते हैं और भाषा मनुष्य के लिए आवश्यक क्यों है। मनुष्य अगर सामाजिक प्राणी है तो समाज में रहने के नाते उसे हमेशा विचार विनिमय, विचारों का आदान प्रदान करना पड़ता है। कभी कभी हम स्फुट शब्दों द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, तो कभी कभी केवल सिर हिलाते हैं, कभी करतल ध्वनि करते हैं, कभी हाथ हिलाकर संकेत करते हैं, कभी चुटकी बजाते हैं, कभी मुंह बिचकाते हैं, कभी मुंह टेढ़ा करते हैं, कभी आँख दबाते हैं, कभी आँख घुमाते हैं। ये जो सारे साधन हैं वो सारे साधन भाषा के अंतर्गत आते हैं और भाषा का जो प्रमुख कार्य है आदान प्रदान करना, वो भी संपन्न हो जाता है। परंतु दोस्तों, क्या हम इन सभी साधनों को भाषा कह सकते हैं? इसी चर्चा के आधार पर भाषा के प्रमुख रूप से दो वर्ग किए जाते हैं। पहला है व्यापक अर्थ और दूसरा है सीमित अर्थ। पहले हम देखेंगे व्यापक अर्थ। भाषा के संबंध में इन सभी साधनों को रखा जाता है। इसका जो वर्गीकरण है वो 3 भागों में किया गया है। उसमें पहला है स्पर्शग्राह्य। पहले वर्ग में वह साधन आते हैं जिनके स्पर्श द्वारा दूसरों ने अभिव्यक्त किए हुए विचार हम समझते हैं। स्पर्श की अपनी भाषा होती है। माँ जब प्यार से मुंह पर से, सिर पर से हाथ फेरती है तो हमें पता चलता है कि इसमें माँ का प्यार है। वही माँ स्पर्श द्वारा एक थप्पड़ जड़ती है तो हम समझते हैं कि इसमें माँ का गुस्सा है। तो स्पर्श बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अन्य एक उदाहरण, जैसे 2 चोर हैं, अचानक सामने से पुलिस आता दिख रहा है तो एक चोर दूसरे को सावध करने के लिए उसका हाथ दबाता है, तो ये भी एक प्रकार की भाषा ही हो गई। दूसरा वर्ग है नेत्रग्राह्य। इस वर्ग में वह साधन आते हैं जिनके द्वारा समझने के लिए हमें आँख की आवश्यकता होती है। जैसे हाथ हिलाकर संकेत करना, हम आँखों द्वारा ही देखते हैं। या 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, जब हमारा तिरंगा लहराता है तो हम अपने तिरंगे की ओर देखकर सैल्यूट करते हैं। इसका अर्थ क्या है कि हम अपने तिरंगे को सम्मान दे रहे हैं। तो उसमें भी एक भाषा है सम्मान की, आदर की। तीसरा वर्ग है या तीसरा प्रकार है श्रवणग्राह्य। तीसरे वर्ग में सर्वाधिक प्रचलित और महत्वपूर्ण साधन आते हैं जिनके द्वारा व्यक्त भावों तथा विचारों को समझने के लिए हमें हमारे कान की आवश्यकता होती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो संकेत किए थे, जैसे कि करतल ध्वनि है या चुटकी बजाना है, इसमें ध्वनि है। उन ध्वनियों को सुनने के लिए हमें कान की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम गटगट करते हैं,
कभी हम बोलते हैं तो उसके लिए भी कान की आवश्यकता होती है। परंतु दोस्तों, भाषा का इतना विस्तृत अर्थ नहीं लिया जाता। तो जो सच में भाषा है उसका अर्थ अब हम देखेंगे, उसका वर्गीकरण हमने सीमित अर्थ के अंतर्गत किया है। भाषा का दूसरा प्रकार सीमित अर्थ। उपर्युक्त सभी साधनों को भाषा कहने से उसमें अतिव्याप्ति आ जाती है, जो भाषा की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। वस्तुतः भाषा का अपना एक सीमित अर्थ होता है, जिससे भाषा का विस्तृत अर्थ नहीं लिया जाता। उपर्युक्त स्पष्टीकरण के बाद बहुत सारे विद्वानों ने भाषा को परिभाषाओं में बांधने का प्रयास किया है। पहले हम देखेंगे कि संस्कृत में भाषा शब्द का अर्थ या उसकी व्युत्पत्ति कैसे की गई है। संस्कृत में मूलतः जो भाषा शब्द है उसकी जो व्युत्पत्ति है वह भाष धातु से हुई है और उसका अर्थ है बोलना, कहना या प्रकट करना। भाष को आ प्रत्यय लगने से शब्द बनता है भाषा, और भाषा का अर्थ है जिसे बोला जाए। दोस्तों, इस परिभाषा में बहुत अव्याप्ति आ जाती है, मतलब इसमें अव्याप्ति दोष है। भाषा को हिंदी के, संस्कृत के, पाश्चात्य सभी विद्वानों ने परिभाषाओं में बांधने का प्रयास किया है। इसमें पाश्चात्य विद्वान प्लेटो की परिभाषा हम देखेंगे। प्लेटो ने सोफिस्ट नामक ग्रंथ लिखा और अपने इस ग्रंथ में प्लेटो भाषा और विचार में थोड़ा सा अंतर दिखाते हैं। उनके विचारानुसार विचार आत्मा की भूख है या अध्वन्यात्मक बातचीत है, पर वह जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे हम भाषा कहते हैं। उसके बाद स्वीट ने दी हुई जो परिभाषा है वो हम देखेंगे। भाषा की परिभाषा देते वक्त स्वीट शब्द और ध्वनि का महत्व व्यक्त करते हैं। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना भाषा है। उसके बाद ब्लॉक तथा ट्रेगर ने दी हुई परिभाषा हम देखेंगे। भाषा एक मौखिक चिन्हों की इस प्रकार की पद्धति है जिसकी सहायता से समाज एकत्रित रूप से काम कर सकता है। उसके बाद स्त्रोतवा ने दी हुई परिभाषा। भाषा एक स्वतंत्रता पूर्वक चिन्ह है जिसकी सहायता से समाज में लोग एकत्रित रीत्या कार्य करते हैं और एक दूसरे के पास अन्योन्य क्रिया व्यक्त करते हैं। संस्कृत के आचार्य पतंजलि एक ही वाक्य में भाषा की परिभाषा देते हैं। जो वाणी वर्णों में व्यक्त होती है उसे भाषा कहते हैं। जो वाणी वर्णों में व्यक्त होती है उसे भाषा कहते हैं। उसके बाद बाबूराव सक्सेना ने दी हुई परिभाषा हम देखेंगे। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से हम भाषा कहते हैं। भाषा की परिभाषा देखने के बाद हम भाषा की विशेषताओं की ओर आएंगे। उसका दूसरा वीडियो जल्द ही अपलोड होगा। धन्यवाद।